घटनाचक्र दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए, जिसका स्थानीय संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतानें थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने का स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना अत्यधिक उपयुक्त है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फर्रुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। उसने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही अपने आप को संतुष्ट रखा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श लाखों का दान करने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल की काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिलों के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल में घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 में मृत्यु हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया। दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। गुलाम ऐबक, जो स्वयं गुलाम था, का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने के पहले वह बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 में खोखर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किए गए अभियान में वह मोहम्मद गौरी ऐबक के साथ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया। मंगोल नेता चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खान के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलाउद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे। वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की, और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी के टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया तथा सिक्के पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलअत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर
कि 2 शेरों की मूर्ति स्थापित कराई थी, जिसके गले में 2 घंटियां लटकी हुई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरे दाद नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। डॉक्टर R. P. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुसलमान संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश के आरंभ में होता है। सर वुलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 40 की व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लेख किया, और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था। उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे अलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। बलबन बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ा गया था, जिन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथों में बेच दिया। अनंतर 1232 ईस्वी में उससे दिल्ली लाया गया, जहां इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात उसे खरीदा। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खसदार का पद दिया। रजिया के काल में वह अमीरे शिकार के पद पर पहुंच गया। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्की सरदारों का साथ दिया। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे अमीरे आखुर का पद मिला। बदरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिली। मसूद शाह को सुल्तान बनाने में उसने तुर्की अमीरों का साथ दिया, जिसने फलस्वरूप उसे हांसी की सूबेदारी दी। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे उलुग खां की उपाधि और नायब-ए-ममलिकात का पद दिया गया। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्माण किया था। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजस्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामते खुदाई माना गया। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां से कहा, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नौरोज बड़ी शानो शौकत से मनाने की प्रथा आरंभ की। मंगोल से मुकाबला करने के लिए बलबन एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवाने अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुआ, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्कों तथा एक तुर्क
तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतानें थे, अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी भी दानशीलता की प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फक्र मुदबिर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ज्ञातव्य है कि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, किंतु डी सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आंसर हो जाएगा एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। आंसर हो जाएगा दिल्ली एवं अजमेर में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिलों पर काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज शाह ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, आंसर हो जाएगा लाहौर। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्तियाँ ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 में औपचारिक रूप में सिंहासनारूढ़ हुआ। ऐबक की राजधानी और लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कुब्जा की तरफ थे। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुब्जा के साथ कर उसे अपने पक्ष में कर लिया, किंतु यलदौज की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण था कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा। उसे दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? आंसर हो जाएगा डी। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मृत्यु चौगान खेल अत्यधिक आधुनिक पोलो की भांति का एक खेल है। घोड़ों से गिरने के कारण 1210 में उनकी मृत्यु। उसे लाहौर में दफनाया गया। उसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? आंसर इसका हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 से 1236 में दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल उसी ने आरंभ किए थे। सिक्कों पर टकसाल नामक लिखवाने की परंपरा शुरू की। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी थी जो उसके विजित किया और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कुब्जा को समाप्त किया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया। मंगोल आक्रमण से बचाव, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न किया। सुल्तान
के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम से सिक्के चलाए। मुस्लिम शासक, जिनका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश को। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता था। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ में ही इसे सरे जहांदार अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, मलिक अल्तुनिया नहीं था। दिए गए विकल्पों में मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदियों में गजनी ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध में नसरुद्दीन कुबाचा और लखनौती में अली मर्दान थे। अली मर्दान 13वीं शताब्दी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था तथा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आंसर हो जाएगा डी, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लेख किया और राजनीतिक दृष्टि से उसे राज्य की शक्ति को सरदारों अथवा सूबेदारों में से विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हितों में था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज का भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश के काल में। मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा का इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलाउद्दीन मंगबरनी सिंधु नदी तक पहुंचा। संभवतः चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे, वह मंगबरनी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगबरनी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम था, आंसर हो जाएगा तेमुचिन। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिससे मंगोल साम्राज्य के विस्तार एवं अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका आंसर सीधा देख लेते हैं, ए, केवल एक सही है। यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की राज्य में मंगोलों के आक्रमण की संभावना एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज जलाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक पहुंचा था, अतः कथन एक सत्य है। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने नसरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार करके सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद था, न कि मोहम्मद बिन तुगलक, यानी दो असत्य है। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। 1498 में पुर्तगाल का यात्री वास्को दी गामा केरल के तट पर पहुंचा था। उस समय विजयनगर का नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासक था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा डी, मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप सीसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। रजिया बेगम को
सत्तायुक्त करने के किसका हाथ था? सत्ता से आंसर हो जाएगा तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उनसे सत्ता से हटाया था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सी, गयासुद्दीन बलबन था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसने उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी जनजाति का तुर्क था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? आंसर बलबन हो जाएगा। बलबन के विषय में कहा गया उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत में दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उनके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियमित खुदाई के और उसके स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने का प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इसी कारण जनसाधारण या सरदारों को उनके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? आंसर हो जाएगा बलबन। सीधा इसका आंसर देख लेते हैं कौन सही है। बी, यानी ए और आर दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ए और आर पढ़ लेते हैं। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। सही बात है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के सल्तनत गुलाम वंश का शासक था। इसने 1266 में 1286 तक शासन किया। इसने सुल्तान के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इसने सिजदा व पैबोस प्रथा का शुरुआत की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। आंसर हो जाएगा जिले इलाही की। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। उनका अनुकरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व नियमित खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिले अल्लाह जिले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? 32 का आंसर हो जाएगा सी, बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ कराया? आंसर हो जाएगा बलबन ने। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप के नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उनका आदर्श ईरानी बादशाह थे। कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सिजदा भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पापोस सुल्तान के चरणों में चूमना प्रारंभ की। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नवरोज बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की। इसमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा सी, बलबन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, यानी पढ़ लेते हैं सीधा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। जिले इलाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की। उसका शासनकाल 1266 से 1286 तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्के चहलगानी को समाप्त किया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद का दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा सहायक कहा है? 66 का आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। तुगरिल खां किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? आंसर हो जाएगा ए, बलबन। तुगरिल खां
ने बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल के अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। कालांतर में बंगाल अभियान से डरकर तुर्गिल भाग गया।